अगर आपका बच्चा भी 5 साल की उम्र से कम है या फिर आपका बच्चा ग्रोइंग एज में है यानी कि 8, 9 या 10 साल का है तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर माहम जलाली। आई एम कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट और पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी के हवाले से ये वीडियो होने वाली है। बेसिकली मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है NIRM में, जहाँ मैंने बहुत सारे पीडियाट्रिक पेशेंट डील किए हैं। इसके साथ साथ AFIRM में भी पीडियाट्रिक वार्ड में मेरी काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ लगी हैं, तो मैंने बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ देखी है कि पेशेंट्स जो हमारे होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, उनको एक्चुअल नॉलेज ही नहीं होती फिजियोथेरेपी के हवाले से, अपने बच्चों की पीडियाट्रिक कंडीशन के हवाले से कि क्या कंडीशन है कि उन्हें अपने बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए है। और इस लाइमी की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो डिलेड हमारे पास आते हैं और अच्छा खासा उनका इलाज हो सकता है और वो इलाज नहीं हो पाता क्योंकि वो बहुत देर से आए होते हैं। इसी तरह मेरे पास क्लिनिक में भी बहुत सारे पेशेंट इस तरह के होते हैं जो आते हैं और बताते हैं कि बच्चा जी 8 साल का है, 9 साल का है और उसको ये जो मसला है वो 3-4 साल की उम्र से था। तो इतने सालों तक पेशेंट को, पेरेंट्स को ये बात ही नहीं पता होती कि किस तरीके से हमने अपने बच्चे को डॉक्टर के लेके जाना है, फिजियोथेरेपिस्ट के लेके जाना है, या क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें हमें फौरन से डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो ये वीडियो इसी हवाले से होने वाली है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी एक्चुअली है क्या। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये फिजियोथेरेपी की ही एक ऐसी फील्ड है जो खास तौर पे बच्चों के लिए ही डिजाइन की गई है, बच्चों के मसाइल को हल करने के लिए। जिस तरह के उनका चलने से रिलेटेड मसला है, उनका उठने से रिलेटेड मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, इसके अलावा बच्चों की जो है वो स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, बच्चों का कोई उनको डिलेड माइलस्टोन है, उनका क्रॉलिंग, चलना फिरना, उठना, कवर बदलना, इस चीज को डील करता है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ये सीखेंगे और हम ये अवेयरनेस फैलाएंगे कि क्यों फिजियोथेरेपी या पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी वैलिड है या फिर फिजियोथेरेपी किन किन बच्चों के लिए जरूरी होती है। ऐसे तमाम बच्चे जिनको डिलेड माइलस्टोन का मसला है, DMS हम कहते हैं, यानी कि उनकी अगर जैसे बच्चा छोटा पैदा होता है तो हम 18 मंथ्स के माइलस्टोन पहले उसके देखते हैं, यानी कि बच्चे का चलना, बच्चे का फिर पहले जो स्टार्ट होता है वो यही होता है कि बच्चा नेक होल्डिंग करे। तो नेक होल्डिंग अगर बच्चे की नहीं है, अगर बच्चे की जो है वो करवट रोलिंग नहीं आ रही है, बच्चे की जो है वो सिटिंग नहीं आ रही, पहले हम सपोर्टेड देखते हैं यानी कि सपोर्ट के साथ, सहारे के साथ, फिर हम अनसपोर्टेड देखते हैं, वो नहीं आ रही है, या फिर हम साथ साथ देखते हैं कि बच्चे की क्रॉलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, खास एज तक बच्चे की बैबल स्टार्ट होनी चाहिए यानी कि बोलना, वर्ड्स बनाना है खास उम्र तक, बच्चे का जो है वो स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, अगर ये जो है ये सारी चीजें 18 महीने तक बच्चा अचीव कर लेता है। इसमें अब इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे जरूर बताएं कि 0 मंथ से लेके 18 मंथ तक के बच्चे के क्या क्या माइलस्टोन होते हैं और किस किस मंथ में कौन कौन सा माइलस्टोन उसको अचीव कर लेना चाहिए। उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो कम्प्लीटली इस टॉपिक को ओवरऑल कवर कर रही है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, क्योंकि इन चीजों में जो बच्चे डिलेड होते हैं उनको फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप 3 महीने के बच्चे की नेक होल्डिंग आ जानी चाहिए, अगर आपका बच्चा 6 महीने का वो नेक होल्डिंग नहीं कर रहा है तो उसका मतलब है आपको फौरन से अपने फिजियोथेरेपिस्ट से राब्ता करना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी कौन सी कंडीशन है, टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस में क्या होता है कि बच्चे की नेक एक साइड से जो है वो बेंड हुई होती है, क्योंकि स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल जो होता है वो बहुत ज्यादा टाइट होता है और एक साइड के मसल वीक होते हैं, तो उस कंडीशन में भी पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी के पास जो है वो आपको करवानी चाहिए। इसके साथ साथ स्पाइना बिफिडा की कंडीशन इस तरह की होती है जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स या बच्चों को हमें रिक्वायर्ड होता है फिजियोथेरेपी की। इसके साथ साथ जो है हमारे पास होती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी और हाइपोटोनिया, जिससे वीकनेस बच्चों में आ जाती है, बच्चे खड़े नहीं हो पाते या चल रहे हैं तो फौरन गिर जाते हैं। इन कंडीशंस में भी फिजियोथेरेपी जो है वो काफी अहम रोल प्ले करती है। इसके अलावा ग्रोइंग एज के बच्चे जैसे हो गए, फ्रैक्चर हो गया उनको, तो पोस्ट फ्रैक्चर फिजियोथेरेपी लाजमी करवाएं। पेरेंट्स पीओपी लगवा लेते हैं, पीओपी उतर जाता है, बच्चों की कोई फिजियोथेरेपी का कॉन्सेप्ट पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। नॉर्मली बच्चे को नॉर्मल फंक्शन दिलाने के लिए और आपका बच्चा फॉर द लॉन्ग टर्म अपने बाजू को एक जगह जमा न ले, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी होती है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी फ्रैक्चर से रिलेटेड। इसके साथ साथ जो है वो डाउन सिंड्रोम के बच्चों को बहुत ही अहम होता है कि उनकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी केयर की जाए।
तो डाउन सिंड्रोम में भी अगर आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या ऐसा कोई बच्चा जो आपके आसपास है, तो उनको जरूर कहें कि वो फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करें और एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेशंस के थ्रू अपने बच्चे का जो है वो मैनेजमेंट करवाएं अपनी। इसके अलावा जनरल और ऑटोनॉमस कंडीशंस बहुत सारी होती हैं जिसमें फिजियोथेरेपी चाहिए होती है, और इसके अलावा ऑटिज्म के जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए भी फिजियोथेरेपी प्लान डिजाइन होता है। आप लाजमी अपने बच्चों को टाइम दें और इन चीजों के ऊपर फिजियोथेरेपी से कांटेक्ट करें, प्लान लें और रेगुलर फिजियोथेरेपी करवाएं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या कंडीशंस हैं या क्या क्या बच्चे हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनमें फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है किन बच्चों को। अब हम ये देखेंगे कि फिजियोथेरेपी एक्चुअली काम कैसे करती है इन बच्चों के लिए, या हम क्या क्या थेरेपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर मैं क्या क्या थेरेपी ट्रीटमेंट दे रही हूँ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो आ जाती हैं वो आ जाती हैं एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि बच्चा अगर कोई चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, करवट नहीं ले पा रहा या कोई और मसला है, तो उसमें डेफिनेटली मसल उसके वीक है, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू। इसी तरह स्ट्रेचिंग, कोई मसल टाइट है तो उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचिंग प्लान बनता है। साथ साथ ये मैनुअल थेरेपी होती है और इसमें एक्टिव जो है वो एक्सरसाइजेज भी करवाते हैं। इसके अलावा जो है वो मोडालिटीज भी इम्पोर्टेंट होती हैं किसी हद तक। कुछ बच्चों के मसल्स में जो है वो सेंसेशंस ही नहीं जाती, मसल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही नहीं जा रहे होते, तो उन पेशेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए भी हम मैनुअल थेरेपी के साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रोथेरेपी का इंतखाब करते हैं। उसमें कुछ मशीन्स आती हैं, तमाम मशीन्स जो है वो साइड इफेक्ट्स के बगैर होती हैं और कम्प्लीटली प्लान ऐसे ही बनता है जो बच्चों के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा जो है सेंसरी मोटर स्किल्स होती हैं, यानी कुछ बच्चों का सेंसरी इशू होता है, वो हम रिजॉल्व करते हैं थ्रू दीज टेक्निक्स। इसके साथ साथ जो है वो हम बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों की नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज सिखाते हैं उनको। तो ये एक बहुत डिटेल, वास्ट और प्रोलॉन्ग प्लान बनता है पीडियाट्रिक के जो हमारे पास बच्चे आते हैं। कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू पीडियाट्रिक पेशेंट, यानी कि जो पीडियाट्रिक बच्चे हमारे होते हैं। लोग यूजुअली ये समझते हैं कि 1 या 2 दिन के फिजियोथेरेपी के सेशन से हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बात आप याद रखें, जो चीज डेवलप होने में 5 साल, 6 साल, 8 साल लगे, वो 1-2 दिन में ठीक नहीं होती, ये एक मिथ होती है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होता है। अगर हम पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी के हवाले से बात करें, इसमें वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत सपोर्ट लगेगी और साथ साथ पेरेंट्स की बड़ी सपोर्ट इसमें इम्पोर्टेंट होती है। तो ये जो है वो चीजें जरूरी होती हैं। आप लोग बिल्कुल इस माइंड को, या फिर माँ बाप इग्नोर करते हैं अपने बच्चों की चीजों को कि ही इज टू लेजी तो ये चल नहीं पा रहा, ही इज टू लेजी या शी इज टू लेजी तो ये बैठ नहीं पा रही। आप लोगों को अगर महसूस होता है कि आपका बच्चा टाइमली नहीं चल पा रहा, नहीं बैठ पा रहा, नहीं फंक्शनल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा, तो आप फौरन से फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें बगैर देर किए। मेरे पास मोस्टली पेशेंट इसी तरह आते हैं कि एक बच्ची आ रही है या एक बड़ा बच्चा आ रहा है जिसको डब्ल्यू सिटिंग का मसला है। अब वो मेरे पास 10 साल की उम्र में है, बचपन से उसको डब्ल्यू सिटिंग का मसला है। अब बच्ची 8 साल की है, 7 साल की है, तो अब आप खुद देखें, और वो अगर एक्सपेक्ट करें कि 1 महीने में ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कि आपका 7-8 साल का इशू जो डेवलप हुआ हुआ इशू है वो 1 महीने में ठीक नहीं होता, ठीक हो जाता है, बट इट टेक्स टाइम। तो ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, और जितना जल्दी आप अपने बच्चे को लेकर आएंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उतना ज्यादा बच्चा जल्दी ठीक होगा, उतना ज्यादा अच्छा ठीक होगा। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप लाजमी अपने बच्चे के उठने बैठने के तरीके पे, चलने के तरीके पे, उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे, उनका खेलना, हर चीज के ऊपर फोकस रखें, ताकि आपको ये टाइमली पता चल सके कि हमारे बच्चे को कोई ऐसा मसला नहीं है, और अगर है तो आप टाइमली कांटेक्ट कर सके। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसको इन तमाम मसाइल में से कोई मसला है, तो उनको भी शेयर करें ताकि वो अपना बर वक्त इलाज करवा सकें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे अपने क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। बेल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस आए तो अपडेटेड हो जाएं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।